हम आपको यह बताएंगे कि जो बाबा नारायण साकार अपने भक्तों को काली चाय पिलाकर और उसके आश्रम में लगे हैंडपंप का चमत्कारिक पानी पिलाकर उनकी बीमारियां ठीक करने का दावा करता था, उनके सारे कष्ट हरने का दावा करता था, उन्हें कहता था कि उसके चरणों की धूल से लोगों के सारे कष्ट और बीमारियां दूर हो जाएंगी, उस बाबा को लेकर अब यह खुलासा हुआ है कि बाबा तो खुद ही बीमार है। बाबा को हाई ब्लड प्रेशर है, बाबा को हाई ब्लड शुगर है यानी डायबिटीज की बीमारी है। और यह जानकारी सूरजपाल जाटव उर्फ बाबा नारायण साकार के वकील एपी सिंह ने खुद दी है। उनके वकील का कहना है कि बाबा नारायण इस समय डॉक्टरों की निगरानी में है क्योंकि वो बीमार हैं, उनका स्वास्थ्य खराब है और वो हाई ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड शुगर के साथ उनकी किडनी भी खराब है। भारत में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान के बारे में बताएंगे, क्योंकि राहुल गांधी ने बीजेपी की पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद स्मृति ईरानी का बचाव करके आज सबको हैरान कर दिया है। स्मृति ईरानी ने 11 जुलाई को अपने उस सरकारी बंगले को खाली कर दिया था जो उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में अलॉट हुआ था, और तभी से सोशल मीडिया पर स्मृति ईरानी की काफी आलोचना हो रही थी। बहुत सारे लोग उन्हें ट्रोल कर रहे थे और लोग कह रहे थे, लिख रहे थे कि जब पिछले साल राहुल गांधी ने अपनी संसद सदस्यता समाप्त होने के बाद अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब स्मृति ईरानी ने कहा था कि यह सरकारी बंगला राहुल गांधी का नहीं है बल्कि यह देश की जनता का है, राहुल गांधी इसे अपना बंगला न माने। लेकिन कांग्रेस पार्टी जनता के सरकारी बंगले को राहुल गांधी के लिए हड़पना चाहती है, ऐसा उन्होंने कहा था। और यही वजह है कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया, क्योंकि वो इस बार लोकसभा का चुनाव हार गई, तो अब लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देखिए, एक जमाने में आपने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था जब राहुल गांधी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया था, आज समय का चक्र देखिए आपके साथ भी वही हो रहा है। ऐसा लोग कह रहे हैं और लिख रहे हैं। और इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने अपनी मोहब्बत की दुकान खोलकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और स्मृति ईरानी का बचाव किया। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि जीवन में हार जीत लगी रहती है, मैं सभी से अपील करता हूं कि वो स्मृति ईरानी या किसी भी नेता के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने और बुरा व्यवहार करने से बचें। लोगों को नीचा दिखाना और अपमान करना कमजोरी की निशानी है, ताकत की नहीं, ऐसा राहुल गांधी ने लिखा है। और राहुल गांधी ये बात तब कह रहे हैं जब स्मृति ईरानी ने पिछले साल इसी तरह के मामले में राहुल गांधी की काफी आलोचना की थी और कहा था कि सरकारी बंगला जनता का होता है, ना कि किसी नेता का। यह तब की बात है जब राहुल गांधी अपना सरकारी बंगला खाली करके जा रहे थे। तब स्मृति ईरानी ने क्या कहा था वो सुनिए। कांग्रेस का कहना है कि जल्दबाजी क्या है कि आप उनका घर खाली कराने में लगे हैं तुरंत नोटिस। घर उनका नहीं है, जनता का है। देखिए, कांग्रेस पार्टी इस बात की आदी हो चुकी है कि जैसे अमेठी में गरीब नागरिकों की जमीन हड़पा ली, वैसे ही आज देश की राजधानी में टैक्स पेयर का मकान हड़प लेंगे। इस राजनीतिक घटनाक्रम में आज 3 बड़े सबक छिपे हुए हैं। सबसे बड़ा सबक यह है कि ये सरकारी बंगले किसी नेता के नहीं होते बल्कि इस देश की जनता के होते हैं, और जब जनता किसी नेता को वोट नहीं देती और उसे चुनाव में हरा देती है तो ये बंगले भी वही जनता इन नेताओं से छीन लेती है। और श्रीमती स्मृति ईरानी जी के साथ भी यही हुआ है। वर्ष 2019 में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी लोकसभा सीट से चुनाव हराया था, तब यह बहुत बड़ी बात थी। लेकिन इस बार स्मृति ईरानी कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता किशोरी लाल शर्मा से उसी अमेठी में 1,67,000 वोटों से हार गई। और पिछली सरकार के जो 19 केंद्रीय मंत्री चुनाव में हारे, पिछली सरकार में 19 मंत्री ऐसे हैं जो चुनाव में हारे हैं इस बार, और उनमें सबसे बड़ी हार श्रीमती स्मृति ईरानी की ही हुई है। हार का जो अंतर है वो है 1,67,000 के आसपास। तो एक सबक तो ये लिखा इसमें छिपा हुआ है कि जो जनता है ये जनार्दन भी है। जनता जब वोट नहीं देती तो सरकारी बंगला भी ले लेती है। दूसरा, जो लोग स्मृति ईरानी का बचाव करने के लिए आज राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, उन्हें यह बात भी पता होनी चाहिए कि आज जब स्मृति ईरानी ने अपना सरकारी बंगला खाली किया तो उन्होंने इसका कोई वीडियो बनाकर पब्लिसिटी नहीं ली,
लोगों की सहानुभूति लेने की कोई कोशिश नहीं की। उनका बंगला खाली करते हुए कोई वीडियो नहीं बना। जबकि पिछले साल राहुल गांधी ने जब अपना सरकारी बंगला खाली किया था, तब उन्होंने इसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर जबरदस्त प्रचार किया था और कहा था कि उन्होंने सच बोलने के लिए यह कीमत चुकाई है। जबकि कांग्रेस ने कहा था कि यह पूरा देश राहुल गांधी का घर है और राहुल गांधी लोगों के दिलों में बसते हैं, और कांग्रेस पार्टी ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया था। लेकिन स्मृति ईरानी ने ना तो ऐसा कोई बयान दिया है, ना ही ऐसा कोई वीडियो बनाया है, और वो चुपचाप समय से पहले अपने सरकारी बंगले को खाली करके वहां से बाहर निकल गई, क्योंकि वो चुनाव हार चुकी है। अंशुमान सिंह को इसी महीने की 5 तारीख को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया था, और उस समय यह वीरता पुरस्कार उनकी पत्नी स्मृति सिंह ने ग्रहण किया था राष्ट्रपति से, जबकि उनकी मां मंजू सिंह भी इस दौरान साथ में मौजूद थी। और उस समय इन तस्वीरों की पूरे देश में बहुत चर्चा हुई थी, और पूरे देश ने शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह और उनकी पत्नी स्मृति सिंह की प्रेम कहानी की बात की चर्चा की थी, काफी बात की थी। और लोग सोच रहे थे कि इतनी कम उम्र में स्मृति सिंह जो उनकी पत्नी है, उनके साथ यह अच्छा नहीं हुआ। लेकिन अब इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया है, और शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता रवि प्रताप सिंह ने आज कई गंभीर आरोप लगाए हैं और बातें की। उन्होंने कहा है कि वो इतने बदनसीब पिता हैं कि वो अपने शहीद बेटे के कीर्ति चक्र को एक बार छू भी नहीं पाए, क्योंकि ये कीर्ति चक्र उनकी पुत्रवधू और कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी अपने साथ उसी दिन 5 जुलाई को अपने मायके ले गई, और इसके बाद उन्होंने शहीद के माता पिता को और उनके घर को छोड़ दिया और शहीद के माता पिता के साथ अपने सारे संबंध विच्छेद कर लिए। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने अपनी पुत्रवधू को और उसके माता पिता को कई बार फोन किए और आग्रह किया कि वो एक बार इस कीर्ति चक्र को उनके घर लेकर आ जाएं, क्योंकि स्थानीय लोग उनका सम्मान करना चाहते हैं, स्थानीय लोग भी कीर्ति चक्र देखना चाहते हैं। लेकिन शहीद की पत्नी और उनके माता पिता ने इससे भी इनकार कर दिया, और इसी वजह से अब शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह के पिता ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या एक जवान की शहादत के बाद उसके वीरता पुरस्कार पर उसके माता पिता का कोई अधिकार नहीं। और ये एक सवाल देश भर में अब चल रहा है कि एक शहीद के वीरता पुरस्कार पर पहला अधिकार पत्नी का होना चाहिए या माता पिता का होना चाहिए। हम आपको भारत के दरकते पहाड़ों का एक चिंताजनक विश्लेषण दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अब अंधाधुंध सड़कें, सुरंगें, होटल्स, भवन और मकानों के निर्माण की वजह से बड़े बड़े पहाड़ों को हार्ट अटैक आ रहा है, यानी बड़े बड़े पहाड़ टूटकर नीचे गिर रहे हैं। और अब इन दोनों राज्यों में भूस्खलन की घटनाएं बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ गई है। हमारे देश में सोशल मीडिया पर हर रोज ऐसी हजारों रील्स बनाकर अपलोड की जाती हैं जिनमें लोग लिखते हैं द माउंटेन्स आर कॉलिंग, मतलब पहाड़ हमें बुला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को आज हम बताना चाहते हैं कि हमारे देश के पहाड़ आपको बिल्कुल नहीं बुला रहे हैं, बल्कि वो दर्द से करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें अकेला छोड़ दो। उत्तराखंड में 1 जुलाई से 11 जुलाई के बीच 10 दिन के अंदर भूस्खलन की घटनाओं में 86% की वृद्धि हुई है। खतरनाक बात यह है कि अभी उत्तराखंड में हर 3 घंटे में औसतन एक पहाड़ टूटकर गिर रहा है, और हिमाचल प्रदेश में हर 4 घंटे में कम से कम एक भूस्खलन की घटना हो रही है। इसमें सबसे चिंताजनक स्थिति उत्तराखंड के जोशीमठ की है, जहां एक पूरा की पूरा पहाड़ खिसक कर नीचे आ गया, और इसके कारण जोशीमठ बद्रीनाथ नेशनल हाईवे बंद हो गया है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि जोशीमठ में यह भूस्खलन भारी बारिश के कारण हुआ है, लेकिन कड़वा सच यह है कि ये पहाड़ उस अंधाधुंध विकास के कारण टूट रहे हैं, जिसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों से पहाड़ों के सीने को खोदा जा रहा है। और इस घटना में भी यही हुआ। जोशीमठ के पाताल गंगा में जहां पर भूस्खलन हुआ, वहां एक टनल का निर्माण हो रहा है, और इसी टनल के मुहाने पर अब पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा कमजोर होकर गिर चुका है, और यह बहुत चिंताजनक बात है। जोशीमठ में पर्यटन और प्रॉफिट के नाम पर पहाड़ों का इस कदर दोहन हुआ कि वहां पिछले कुछ वर्षों में 450 छोटे बड़े होटल बन गए, जबकि उत्तराखंड सरकार ने भी जोशीमठ में सुरंगें, स्टेट हाईवेज, नेशनल हाईवेज बनाने के लिए बहुत सारे पहाड़ों को खोद डाला। और जोशीमठ के जिन पहाड़ों पर कम से कम निर्माण करने की सलाह दी गई थी, वहां सरकार खुद लगभग 176 भवन बना चुकी है,
और भी बहुत बड़ी बड़ी सरकारी इमारतें वहां पर बन चुकी हैं। आपको याद होगा कि वहां जोशीमठ में जो मकान थे, लोगों के घर थे, उनमें कैसे दरारें आ गई थी। इस समय भी जब जोशीमठ के पहाड़ों में दरारें आ चुकी हैं और ये पहाड़ धंसने की कगार पर है, तब भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि वो पर्यटकों से कैसे ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं। यानी अब भी बहुत सारे लोग वहां पैसा कमाने में लगे हैं। भूस्खलन के कारण नेशनल हाईवे बंद होने से कई किलोमीटर लंबा यहां पर जाम लगा हुआ है और इस ट्रैफिक जाम को देखते हुए जोशीमठ में होटल मालिकों ने कमरों का किराया बढ़ा दिया है। दुकानों और रेस्टोरेंट्स पर खाने पीने की चीजें लगातार महंगी कर दी हैं। तो इस समय 4000 लोग जोशीमठ और बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं। 4000। और इन लोगों का कहना है कि कुछ जगहों पर 20 रुपए का पानी 100 रुपए में मिल रहा है। होटल में जिस कमरे का किराया 500 से 1000 रुपए था, उसका किराया 5000 रुपए तक पहुंच गया है। 5 रुपए की रोटी 40 रुपए में मिल रही है। 120 रुपए की दाल 250 रुपए में मिल रही है। और सोचिए कितना दुखद है कि हमारे देश में कुछ लोग किसी की मजबूरी में भी ये सोचते हैं कि उसका फायदा कैसे उठा लिया जाए। इन इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने पर बड़ा जोर है और इसके लिए बड़ी संख्या में यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी की एक स्टडी के मुताबिक वर्ष 2005 से 2015 के बीच 10 साल में उत्तराखंड के ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन 50% तक बढ़ गया जहां पहले कुछ भी निर्माण करने पर रोक हुआ करती थी। खराब मिट्टी के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, सॉइल इरोजन। इस प्रक्रिया में पानी या हवा के प्रभाव से मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं और मिट्टी खराब हो जाती है। और अगर मैदानी इलाकों में ऐसा होता है तो जमीन धंसने लगती है और पहाड़ी इलाकों में पहाड़ धंस कर गिरने लगते हैं। और अभी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में यही सॉइल इरोजन हो रहा है। उत्तराखंड में प्रत्येक हेक्टेयर में 40 टन मिट्टी पानी के साथ बिखर कर पहाड़ों को गिरा रही है, जबकि पूरे देश में ये आंकड़े प्रत्येक हेक्टेयर में सिर्फ 21 टन है। और इससे आप समझ सकते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को पर्यटन से बचाने की बेहद आवश्यकता है और सरकारें अभी इस बात को समझ नहीं रही हैं और न ही लोग इन पहाड़ों का दर्द समझ पा रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के शंभू बॉर्डर के बारे में बताया था, जो किसान आंदोलन के कारण पिछले 5 महीनों से बंद पड़ा है और यह आंदोलन अब दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे को भी निगल चुका है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखा रहे हैं जिससे आपको पता चलेगा कि इस देश में जब विरोध प्रदर्शन के नाम पर हाईवेज को निगल लिया जाता है, तब इसी देश के आम लोग टूटे फूटे नालों के बीच से होते हुए सफर करने पर मजबूर हो जाते हैं। और शंभू बॉर्डर पर बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जिस रोड को देश की जनता ने अपने टैक्स से बनवाया, जो हाईवे देश की जनता के लिए बना, वो हाईवे तो बंद पड़ा है क्योंकि कुछ लोग उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जिस जनता के पैसे से हाईवे बना है, वो जनता अब किस रास्ते से गाड़ियों से गुजर रही है, वो देखिए। तेरह फरवरी से शंभू बॉर्डर बंद है क्योंकि वहाँ धरना चल रहा है और हरियाणा पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है। और अब हाईकोर्ट ने बोला हरियाणा पुलिस को कि आप बैरिकेड हटाओ। और आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह किन दिक्कतों से जूझ कर ये रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के बीच का ये रास्ता है जो अम्बाला से, क्योंकि शंभू आना बंद है तो ये अंदर गाँव से होकर रायगढ़ वगैरह से एरिया से होकर ये लोग आ रहे हैं। और लेकिन कितना खतरनाक है, जब यहाँ पानी होता है तो और ज़्यादा मुश्किलें होती हैं। क्या करें, यहाँ से 19 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है सरसीनी रोड से। इससे शॉर्ट टाइम के चक्कर में, ड्यूटी के काम के चक्कर में हमें आना पड़ता है। ये गांव पड़ता है जी डडियाना। अम्बाले से लोग आते हैं, पंजाब की तरफ जा रहे हैं यहाँ से, और उधर से पंजाब से अम्बाले की तरफ जा रहे हैं, कहीं करनाल पानीपत। बहुत दिक्कत आ रही है। यहाँ से भी सिर्फ बाइक जा सकती है। कई बार तो क्या होता है, यहाँ पे बंदा अगर पैर अच्छे से ना लगे बीच भी गिर सकता है, तो उसके लिए 2-4 बंदे खड़े रहते हैं हेल्प के लिए। अब बताओ यहाँ पे कितनी दिक्कत आ रही है। सरकार को भी इस बात को समझना चाहिए। हाईवे बंद होने के कारण हमने आपको पहले भी दिखाया डडियाना गांव में किस तरह के हालात हैं। और अब देखिए कि किस तरह इस रेलवे ब्रिज के नीचे से लोग जो हैं अब जान का जोखिम जो है डालकर यहाँ से निकल रहे हैं। एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट है, किस तरह के खतरनाक रास्तों से इनको होकर निकलना पड़ता है। खतरा तो है साहब, क्या करा फिर करना है, काम तो करना है। दिहाड़ी तो करनी पड़ेगी सर, अब कहाँ से जाएंगे। अभी उधर से भी नहीं, उधर बड़ी दूर पड़ता है, इतनी दिहाड़ी नहीं जितना खर्चा आ जाएगा। अभी ऐसे ही करना पड़ेगा, रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। ऐसे ना किसान सुनते हैं किसी की, ना गवर्नमेंट सुनती है।